हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अब मद्य निषेध के एग्जाम में कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो हम जो है जल्दी जल्दी साइंस का रिवीजन करवा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। और इसमें जो हम क्वेश्चन करवाते हैं उस क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं ना, आप लोग उस सब पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ज़्यादा उत्तर क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस में कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो देखिए, ये जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का जो है आभासी चपटापन दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए, क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बनेगा, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, वैक्यूम में इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा आँख होता है, आँख में एक पार्ट होता है रेटिना। तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल और इन्वर्टेड। तो ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आँख में जो रेटिना होता है वो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, इमेज कैसा बनता है? तो रियल और इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसके अलावा आँख में कुछ बीमारी होता है, वो बीमारी को याद कर लीजिए, जैसे मायोपिया। इसका अदर नाम है शॉर्ट साइटेडनेस और हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये जो मायोपिया होता है यानी निकट दृष्टि दोष, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, ये कौन से लेंस से ठीक होता है? तो कनकेव लेंस से ठीक होता है। तो याद रखिएगा कि मायोपिया का जो बीमारी होता है जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसको कौन से लेंस लगा के ठीक कर सकते हैं? तो कनकेव लेंस लगा करके। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको इंग्लिश में जिसको दूसरा नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस, और इसको हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो ये दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। और एक होता है प्रेस बायोपिया। तो ये प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस, और प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस। इसके अलावा पूछा जाता है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा। हीरे का चमकना, जो हीरे में जो चमक होता है वो किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरे में चमक होता है। और साबुन के जो बुलबुले का जो चमकीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो व्यतिकरण के कारण होता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएं उसको जल्दी से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए अगला, ये जो ध्वनि की जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, प्रबलता को इंग्लिश में लाउडनेस कहते हैं। तो ध्वनि की जो लाउडनेस है वो किस चीज पर निर्भर करता है? तो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे निर्भर करता है। याद रखिएगा, प्रबलता जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो आयाम पे यानी कि एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा, जैसे ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि के संचारण के लिए क्या माध्यम की जरूरत होती है? तो हाँ, माध्यम की जरूरत होती है। कल हम बताए थे ध्वनि कैसा वेव है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता की मात्रा क्या होती है? तो डेसिबल होता है। कल भी बताए थे हम कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है यानी लाउडनेस होती है, इसका ऐसा ही मात्रा कुछ होता है तो डीबी यानी डेसिबल होता है। फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे कि एक हर्ज में कितना अति होता है? तो एक हर्ज बराबर होता है 60 कंपन पर सेकेंड। तो ये जो हर्ज होता है किसका होता है? ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का होता है। तारत्व किस पे निर्भर करता है? तो आवर्ती पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी इक्को उत्पन्न करने के लिए कितना होना चाहिए? तो जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए इक्को उत्पन्न करने के लिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा जो हवा में जो साउंड का स्पीड होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड होता है। और एक होता है सोनार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सोनार का फुल फॉर्म। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और सोनार जो है वो कैसा साउंड उत्पन्न करता है, कैसा वेव उत्पन्न करता है? तो पराश्रव्य वेव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव। तो सब याद रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पे यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की प्रबलता की मात्रा क्या होता है? डेसिबल। एक हर्ज बराबर क्या होता है? 60 कंपन पर सेकेंड। तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है।
न्यूनतम दूरी इको उत्पन्न करने के लिए कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। जो साउंड का यानी कि जो साउंड माने ध्वनि जो होता है, ध्वनि का चाल जो है हवा में 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, तो 340 मीटर पर सेकंड होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। साउंड कैसा वेव उत्पन्न करता है, तो पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है। सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं ना, उस पे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर अब एनसीईआरटी से पूछता है। हम ज्यादातर फैक्ट जो है एनसीईआरटी से उठाए हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगला है प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बिहार मद्य निषेध में ही। प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है, तो बहु विखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है। अब देखिए प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है, तो बहु विखंडन होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो देखिए ये जो हम यहाँ पे जो ये मल्टीपल फ्यूजन जो होता है, एक तरीके का अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, तो ऐसा प्रजनन जिसमें कि केवल एक ही ऑर्गेनिज्म शामिल होता है, तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन टोटल 6 तरह से होता है। पहला विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा बीजाणु निर्माण, पांचवा कायिक जनक और छठा पूर्ण जनन। ठीक है। तो ये 6 तरीका से होता है। जैसे विखंडन, इसी को इंग्लिश में विखंडन को इंग्लिश में फिजन कहते हैं। और फिजन दो तरह का होता है, एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन और बहुविखंडन को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो द्विविखंडन किस में होता है, तो एमोविया में। अब एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है। एमोविया में कैसा प्रजनन होता है, तो द्विविखंडन होता है यानी बाइनरी फिजन होता है। प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, तो मल्टीपल फिजन होता है यानी कि बहुविखंडन होता है। ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि एमोविया में कैसा होता है, तो द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, तो बहुविखंडन। इसके अलावा एक है अस्पायरोजीरा। तो अस्पायरोजीरा में खंडन होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। इसके अलावा जो बर्डिंग होता है, बर्डिंग को इंग्लिश में मुकुलन कहते हैं। तो ये मुकुलन किस में होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ठीक है। ईस्ट हाइड्रा में किस तरीके का प्रजनन होता है, तो मुकुलन होता है। अलैंगिक प्रजनन में भी मुकुलन होता है। और इसके अलावा राइजोपस और कवक जो होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है यानी बीजाणु निर्माण होता है। ठीक। और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कायिक जनक जनक। तो ये किस में होता है, तो ब्रायोफाइलम में होता है। और एक होता है रीजनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण जनन। ये किस में होता है, तो प्लेनेरिया या हाइड्रा में होता है। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, सबका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। अलैंगिक प्रजनन 6 तरह का होता है, विखंडन, खंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण, कायिक जनक और पूर्ण जनन। इस सबका एग्जाम्पल रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में एग्जाम्पल से ही आएगा। देख रहे होंगे कि आप लोग के कि जो फैक्ट शामिल क्यों कैसा है। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गृह। तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। यहीं पे जो है सेल के अंदर एनर्जी का भी निर्माण होता है। तो इसीलिए मेन साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी क्या किसको कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। कोशिका का पावर गृह किसको कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। और मेन साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनता है सेल से कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसके अलावा ये जो पादप कोशिका होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में 3 चीज होता है, जो एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में 3 चीज होता है, लेकिन जंतु कोशिका में 3 चीज नहीं होता है। पहला होता है सेल वॉल, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये 3 चीज जो होता है ना, उस केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है सेल में, वो कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम को अंदर होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि प्रोटीन का निर्माण सेल के अंदर कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। ठीक है। कहाँ होता है, राइबोसोम में। याद हो रहा है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। सेमी परमिएबल किसको कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिका मानव में कौन सा होता है, तो स्पर्म होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दें।
पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सुसाइटल बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। फोटोसिंथेसिस का क्रिया कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेमी परमिएबल किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? स्पर्म। न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।